हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के अध्याय नंबर 4 को। और ये अध्याय कौन सा है बच्चों? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने एक और चैप्टर पढ़ा है। वो कौन सा चैप्टर है बच्चों? यस, वो है परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहले उस चैप्टर को तुम बहुत बढ़िया से पढ़ लो, तब तुम्हें परमाणु क्या होता है ये पता चल जाएगा, अणु क्या होता है ये पता चल जाएगा। उसके बाद ही तुम इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सकोगे। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या समझा था? हम लोगों ने समझा था कि जो भी पदार्थ हैं हमारे आसपास, जितने भी चीजें हैं, उसको हम लोगों ने क्या बोला था? पदार्थ बोला था। तो ये जो पदार्थ है वह किस चीज से बना होता है? तत्व से बना होता है। और तत्व कितने हैं? 118। तो हम लोगों ने सीखा था कि जो भी पदार्थ होते हैं वह किसी न किसी तत्व से बने होते हैं। जैसे यदि हम लोग जल की बात करें तो जल किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, इस प्रकार से तुम देख सकते हो कि जितने भी पदार्थ हैं किसी न किसी तत्व से बने होते हैं। और हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अब ये जो तत्व है वह किस चीज से बनता है? तो वह बनता है परमाणु से, यानी कि एटम से बनता है। तो यही तो हम लोगों ने सीखा भी था। एटम्स एवं मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो भी तत्व होते हैं वह किससे बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन किससे बना है? तो कार्बन बना है कार्बन के परमाणु से। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि हम लोग सोना की बात करें, आयरन की बात करें, तो वह किससे बना है? जैसे आयरन की बात करें तो बना है आयरन के परमाणु से। और यदि हम लोग बात करें तुम्हारा सोना की, यानी कि एयू की, तो वह भी किससे बना है? वह सोने के परमाणु से बना हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जितने भी तत्व होते हैं वह किसी न किसी परमाणु से बने होते हैं। अब हम लोग आगे इस चैप्टर में सीखेंगे कि जो परमाणु होता है, यदि हम किसी परमाणु की बात करें तो उसमें हम लोग तीन चीज पढ़ना है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि अब जो ये परमाणु होगा उसमें ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाएंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी परमाणु में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पदार्थ किससे बना है? तत्व से बना है। तत्व किससे बना है? परमाणु से बना है। और परमाणु किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। चलो तो अपने अध्याय की ओर चलते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे पहले अध्यायों को पढ़ा है। हर एक लाइन को पढ़ने वाले हैं बच्चों, एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हो अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं पदार्थ के बारे में। हम लोग देखा था कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया तुम्हें। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने हैं। यानी कि अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कि पदार्थ तत्व से बना है। तत्व किससे बना है? परमाणु से बना है। अब हम लोग को उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो अब यहाँ बोलता है, अब ये प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? हम लोगों ने देखा कि जो कार्बन का परमाणु है वह आयरन के परमाणु से अलग होगा, और जो आयरन का परमाणु है वह वह बाकी सारे तत्वों के परमाणु से अलग होगा। यानी जो किसी एक खास तत्व का परमाणु है वह उसी तत्व के परमाणु कहा जाएगा, किसी दूसरे तत्व से वो क्या होगा? अलग होगा। तो अब हम लोग को देखना है कि आखिर ये अलग क्यों हो रहा है भाई। क्या बात है कि कार्बन का परमाणु आयरन के परमाणु से अलग है, आयरन का परमाणु सोना के परमाणु से अलग है, सोना का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से अलग है? ऐसा क्या बात है? तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर अब आगे पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब हम आगे सीखेंगे कि जो कार्बन का परमाणु है वह उसमें क्या क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आयरन में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर सोना में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होगा, जो सजावट होगा, वह सब में क्या होगा? अलग अलग होगा। और यही कारण है कि कार्बन का जो परमाणु है वह आयरन के परमाणु से अलग होगा, आयरन का परमाणु लोहा के परमाणु से अलग होगा, और बाकी मतलब जितने भी तत्व हैं उसका परमाणु एकदम खास हम खास होगा।
तो चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। बोल रहा है क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? तो डाल्टन ने क्या प्रतिपादित किया था कि परमाणु सबसे छोटे कण हैं जो कि अविभाज्य हैं, यानी कि उससे आगे कुछ हम लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि पदार्थ से तत्व और तत्व किससे बने हैं? परमाणु से। या फिर इस तरीके से बोलो कि सभी पदार्थ किससे बने हैं? परमाणुओं से बने हैं। लेकिन क्या ये अविभाज्य कण है कि या इसमें कुछ और चीज पाया जाएगा? तो इसका खोज वैज्ञानिक लगातार करते रह गए, तुम जानते ही हो। और उसके बाद किस चीज का खोज हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हुआ। तो इस चैप्टर में हम लोगों को यही समझना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हो गया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से परमाणु में सजे हुए हैं वह हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। इन्हीं दो के बारे में यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस कराया गया है। तो चलो इस अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम परमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया, हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, और उसके बाद वैज्ञानिक सोचना शुरू किए कि अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किस प्रकार से किसी एटम में सजे हैं, किसी परमाणु में सजे हैं। और इस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल को प्रस्तुत किया कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस प्रकार से सजे होंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन तुम देख सकते हो कि जो परमाणु का विभिन्न प्रकार का मॉडल है वो क्या बताता है। तो परमाणु का विभिन्न प्रकार का मॉडल यह बताता है कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार से अरेंज होते हैं, किस प्रकार से सजे होते हैं। ठीक है, अब देखो, तो भाई अभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज के बारे में ही नहीं पढ़े हैं, तो अभी मॉडल के बारे में कहाँ से पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज के बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। यानी परमाणु का कैसा संरचना होगा, ये वैज्ञानिक लोग जानना चाहते थे। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेत में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से पता चला कि नहीं, जरूर परमाणु में कुछ न कुछ अपरमाणु कण जरूर से जरूर होंगे। तो इसके बारे में कैसे पता चला, यही क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे पता चला। तो इसका उत्तर है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत का जब खोज हुआ और साथ ही साथ विद्युत चालन का खोज हुआ, तो ये दो परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां थी जिससे यह पता लगाया गया कि जरूर परमाणु में कुछ न कुछ अपरमाणु कण मौजूद हैं, यानी कि ये अविभाज्य नहीं है। अब देखो पदार्थों में आवेशित कण, तो पहले ही मैं बता दूं तुम्हें, पदार्थ किससे बना है? तत्व से। और तत्व किससे बना है? परमाणु से। परमाणु में तुम्हें आवेशित कण मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये दोनों आवेशित कण कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, यानी कि ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कि अनावेशित होता है। ठीक है, तो यही आवेशित कण है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अभी तो हम लोग एकदम बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लेकिन जब इसका खोज ही नहीं हुआ था तो वैज्ञानिक कैसे जानते कि इसमें कौन सा आवेशित कण है कि नहीं है? ठीक है ना, तो वैज्ञानिक शुरुआत में नहीं जानते थे कि इसमें कोई आवेशित कण है या नहीं है। हालांकि अभी हम लोग पढ़ लिए हैं तब ये बता पा रहे हैं। ठीक है, पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। तो ये तुम कर भी सकते हो कि सूखे बालों पर कंघी रगड़ो और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर के उस कंघी से सटाओ, तो तुम देखोगे कि वह कंघी क्या हो जाता है, उस कागज के टुकड़े को सटाना शुरू कर देता है। इस तरीके से कांच का एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए, तो देखोगे कि गुब्बारा क्या होगा, उसमें आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। इस क्रियाकलाप से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है,
और ये विद्युत आवेश का कहने का क्या मतलब है, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो धनावेश हो जाता है। क्या हो जाता है? धनावेश। और कोई पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो तो ऋणावेश हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। यह आवेश कहाँ से आता है, इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। तो शुरू से ही तो मैं बताते चल रहा हूं तुम्हें कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जबकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, प्रोटॉन भी आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। तो अब आवेशित कणों में हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहला हम लोगों का जो खोज हुआ है वह क्या है? इलेक्ट्रॉन का खोज। तो यहाँ देख सकते हो 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और विभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक परमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। तो यहां से तुम्हें पहला क्वेश्चन आएगा कि परमाणु का पता किसने लगाया था? तो जे टॉमसन ने लगाया था। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ही ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे के नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। चलो तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है। और न्यूट्रॉन की खोज ना बहुत बाद में हुई थी, तो उसको बाद में इस बुक में लिखा गया, वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। तो देख सकते हो 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, जो बार बार मैंने बताया था, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कम इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नामक एक कण विद्यमान है। और इसका पता कैसे लगाया, किसने लगाया था? जे टॉमसन ने लगाया था। तो अपने कैथोड रे का प्रयोग करके उन्होंने पता लगाया था कि परमाणु कैसे होते हैं। वह परमाणु में एक पार्टिकल उन्होंने पता लगाया था, जिसका नाम क्या रखा था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। अब यहां देखो, इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ही ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने क्या कहा था? कैनाल रे कहा था। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कण की खोज हुई, जिसका नाम क्या था? प्रोटॉन था। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हें समझ में आ गया, थोड़ी सी बात मैंने बताई। और प्रोटॉन के बारे में भी मैंने थोड़ी सी तुम्हें बात बताई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत था। देखो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, उसमें कुछ आवेश है। और फिर बाद में प्रोटॉन का खोज हुआ, उसमें आवेश है। तो प्रोटॉन का आवेश धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक है, लेकिन दोनों का आवेश क्या था? बराबर था। तो पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश क्या बराबर होता है? तो आंसर है यस, बराबर होता है। बस एक में माइनस होता है, दूसरे में प्लस होता है। अब देखो, यदि द्रव्यमान की बात करें तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक था। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 2000 गुना अधिक था। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। तो भैया एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में लास्ट में तुमको राज का बात खोलता है। तो भैया वो तो प्रोटॉन ही हम लोग तो पहले ही पढ़ लिए हैं, ठीक है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई माइनस के द्वारा और प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा दर्शाया गया है, जैसे मैंने बताया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1, जैसे मैंने बताया। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? +1 और इसका क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई लेंगे और आवेश +1 लेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाएगा। इसका द्रव्यमान क्या होगा? नगण्य होगा और आवेश क्या हो जाएगा? -1 माना जाता है। ऐसा माना गया कि
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। तो अभी हम लोग तुरंत देखेंगे, प्रोटॉन पे धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। माने जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तभी ना एक दूसरे को बैलेंस कर पाएगा, ठीक है, और आवेशों को संतुलित करेगा। यह भी मतलब कि यदि एक हम लोग बात करें परमाणु की, तो परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, जिसके कारण धनावेश और ऋणावेश का संतुलन बना रहेगा। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडल, तब पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। ये सब बात ध्यान में देखते आना। यदि हम लोग एक परमाणु की बात करेंगे तो देखेंगे प्रोटॉन एकदम भीतर रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा। इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता। तो ये कब पता चलेगा, जब हम लोग चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे ना, एकदम लास्टवा में पता चलेगा, अभी नहीं बुझाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों ने जान लिया कैसे खोज हुआ, प्रोटॉन का कैसे खोज हुआ, जान गए। अरे नहीं जानोगे जी, 11th में जानोगे, 11th में इसको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो बस बच्चवा जी सा बता दिया गया कि खोज हुआ है। लेकिन अब नया प्रश्न उठता है कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो परमाणु उसमें कैसे व्यवस्थित है, कैसे अरेंज होता है। तो उसी के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल को दिया गया, उन्हीं मॉडल्स को हम लोगों को आगे पढ़ना है। इसका मतलब हम लोग आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे, और वह क्या है, परमाणु का संरचना, विभिन्न मॉडलों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं परमाणु का संरचना क्या कहता है। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा। बोलो बच्चा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे बिल्कुल पढ़ा है सर। डाल्टन ने बोला था कि परमाणु क्या हो, जो भी पदार्थ है वो किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है। परमाणु अविभाज्य होता है। इन सब बारे में पढ़ा है ना। यदि नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, VVI क्वेश्चन है बच्चा लोग, VVI क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का लिखिए, तो लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अनुसार हम लोगों ने क्या देखा था कि परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के सिद्धांत का धज्जी उड़ा दिया और उनका धारणा को गलत साबित कर दिया बेचारा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये तुम्हारा VVI क्वेश्चन बनता है। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन का खोज हो गया, तो ये तो बात पता चल गया कि अरे ये जो तुम्हारा परमाणु है ना, एकरा भीतरे में कुछ ना कुछ है, ये किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अब यह सोचना था कि भाई कैसे अरेंज है, कैसे व्यवस्थित है, परमाणुआ का, इलेक्ट्रॉनवा कहाँ रहता है, प्रोटॉनवा कहाँ रहता है, कैसे इन लोग अरेंज होता है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा विषय था, और इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के मॉडलों की चर्चा की, और इस मॉडलों को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। कहाँ? नोट्सवा है ना, नोट्सवा में एकदम 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो नोट्स को आप लोग ले सकते हैं, और वहाँ पर बहुत बढ़िया से सबको एकदम डिटेल में समझा दिया गया है, ठीक है। ये तो NCERT है ना, NCERT से हम लोग पढ़ रहे हैं। नोट्स में आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल को प्रस्तुत किया है, और उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो J.J. टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो पहला मॉडल ले लीजिए, प्रस्तुत होता है हमारे सामने J.J. टॉमसन का मॉडल, टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, VVI क्वेश्चन है। देखो, सारा क्वेश्चन VVI ही है, लेकिन ये बहुत बार पूछ देता है तुम लोग से। तो जो टॉमसन का परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे क्रिसमस केक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, बहुत अलग अलग नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्होंने बोला था क्रिसमस केक की तरह ये मॉडल उन्होंने बोला था, और इसके अनुसार उन्होंने क्या बोला था, परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। अब इसको तुम नहीं समझ पाए होगे तो इस तरीके से समझो। उन्होंने बोला
कि मान लीजिए कि एक तरबूज है, गोला तरबूज। तरबूज कैसा होता है बच्चों? गोला होता है, रोटी जैसा नहीं होता है, गोला होता है। तो बोला ये जो गोला है वो धनावेशित है, धनावेश होगा। क्या होगा? धनावेश। यानी ये प्रोटॉन इसमें रहेगा और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस प्रकार से धंसा हुआ रहेगा। ये उन्होंने बोला था। तो यही है जे थॉमसन का मॉडल। उन्होंने तरबूज का जो उदाहरण दिया उसमें बोला कि जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है। यानी कि ये जो पूरा गोला है वह धनावेश है, धनावेश इसमें बिखरा हुआ है, पूरा धनावेश गोला है। लेकिन इसमें बीच बीच में जो बीज जैसे होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? धंसा हुआ है। तो ये धनात्मक गोला और ये इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? जे थॉमसन का परमाणु का मॉडल। और ये जो परमाणु का मॉडल हम लोगों ने बोला, ये क्या है? इसी का दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल भी है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे रहते हैं। तो ये पूछेगा तुमसे, तो इसका उत्तर यही दोगे। अब देखो क्रिसमस केक की तरह अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा था कि क्रिसमस केक जैसे होता है वह धनावेश हो गया और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या है? सूखा मेवा जो उसमें बीच बीच में धंसा होता है ना, सूखा मेवा उसमें लगाया जाता है। तुमने शायद नहीं खाया होगा, तुम तो नाम सुन के तुम्हारे मुंह से पानी आ रहा होगा। तो यहाँ केक के बारे में बात तो हो नहीं रहा है, यहाँ तो बात हो रहा है थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया है, लिखा गया है, यहाँ देख सकते हो। तो उनके अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। क्लियर है बच्चों? और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। तो यदि तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को लिखिए, तो ये तुम लोग लिखोगे। इधर वाला बात सिर्फ समझने वाला था, लिखने वाला यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो परमाणु कैसे होते हैं? धनावेशित गोले का बना होता है, जिसके अंदर क्या धंसा होता है? इलेक्ट्रॉन धंसा होता है। दूसरी बात बोला गया था, जैसे शुरू में ही बताया गया, कि जो धनावेश है और ऋणावेश है वो क्या होता है? समान होता है, जिससे कि परमाणु क्या होता है? विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान मात्रा में होगा, समान संख्या में होगा। यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिसके कारण परमाणु क्या होता है बच्चों? विद्युतीय उदासीन होता है। तुम ये जान भी लो बात कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ये धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेगा? उदासीन कर देगा। तो ये भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था, ये वाला चीज तुमको लिखना होगा। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, यानी कि थॉमसन का मॉडल ने क्या बताया कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन है, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों में इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सके। नहीं, अब देखो, अब आगे जो प्रयोग किया गया, विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए, विभिन्न प्रकार की चीजें बताई गई, उस पर ये खरा नहीं उतरा, इसलिए ये क्या हो गया? रिजेक्टेड हो गया। तो आ गया हमारा दूसरा मॉडल, ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग को समझना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वह है कि रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया वो कैसे किया, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देखो कि रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया उसमें उन्होंने क्या क्या देखा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि जो रदरफोर्ड ने देखा उसमें क्या किया उन्होंने अनुमान लगाया। और फिर इसके बाद आ जाता है तुम्हारा रदरफोर्ड का जो परिणाम है उसको हम लोगों को लिख देना है। और जो लास्ट में हम लोगों का आता है वो है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु का नाभिकीय मॉडल जो है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ है अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। अच्छा, उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, तो जानना चाहते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार से अरेंज्ड है, किस प्रकार से व्यवस्थित है किसी एटम में या परमाणु में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया।
तो यही पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर भी होगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें उन्होंने क्या प्रयोग किया, तो उन्होंने क्या किया, तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने के पन्ने से टकराया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को यहाँ दिखाया गया। ये देखो यही है सोने का पत्थर यानी कि गोल्ड फॉइल, और यहाँ देख सकते हो यहीं से अल्फा पार्टिकल को इस पर क्या किया जा रहा है, आघात कराया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हो यही फ्लोरोसेंट तुम्हारा स्क्रीन है जिसमें ZNS का लेप किया गया है। तो यही एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो देख लिया तुमने एक्सपेरिमेंट जो कि मैंने तुम्हें दिखाया। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि आखिर उन्होंने सोने की पत्थर को क्यों चुना। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आते जाएंगे, उसके आंसर को हम लोगों को देखना है। तो भाई उन्होंने सोने की पत्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। तो जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो वे बहुत सोने की बहुत मतलब कोई बहुत पतला पत्थर चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोने का उपयोग किया। क्योंकि सोने का जो पन्नी है वह 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, यानी सोच लो कितना वो महीन होगा। इस कारण से उन्होंने सोने के पत्थर का उपयोग किया। अब यहाँ से जैसे मैंने दिखाया कि उन्होंने अल्फा कणों का यूज करके बम्बार्डमेंट कराया। तो देख सकते हो अल्फा कण क्या है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो हीलियम जो कण होते हैं द्विआवेशित, यानी कि He हीलियम 2+ हम लोग कर दें तो ये द्विआवेशित हीलियम के कण को ही क्या कहा जा रहा है, अल्फा कण कहा जा रहा है। और ये धनावेशित होते हैं, देख सकते हो इस पे धनावेशित तो धनावेशित होंगे। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यानी ये जो अल्फा कण है उसमें काफी ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। अब देखो जो हमारे रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन आखिर जो एटम है यानी कि जो परमाणु है उसमें कैसा व्यवस्थित है ये देखना चाहा ना। इसलिए वे अनुमान लगाए कि जो अपरमाणु कण यानी इलेक्ट्रॉन होगा उसके द्वारा ये जो अल्फा कण है वह क्या होगा, टकराएगा तो विक्षेपित होगा। ये उन्होंने अनुमान लगाया। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अब देखो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मैंने बताया, तो जो अल्फा कण है वह प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी था। इस कारण से उन्होंने ऐसा सोचा कि अधिक विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर ये जो गोल गोल दिख रहा है ना बच्चों, यही क्या है, यही है परमाणु। और ये किस चीज़ का परमाणु है जरा बताओ। जी हाँ, ये सोने का परमाणु है। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी को यहाँ डायग्रामेटिकली दिखाया जा रहा है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ सोने के परमाणु कितना हजार था, यस 1000 परमाणु जितना पतला सोने का पत्थर उन्होंने बनाया था। और उससे किसका बम्बार्डमेंट यानी आघात कराया था, तो ये देखो यही अल्फा कणों से आघात कराया था। तो अल्फा कणों से देख सकते हो जहां जहां यहाँ पर देखो ये केंद्रक दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पर ही बोला जाता है कि यहाँ पर समूचा प्रोटॉन यानी कि धनावेश होता है। इस प्रकार से जब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि संपूर्ण धनावेश इस केंद्रक में होता है। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि बहुत सारे अल्फा कण देख रहे हो सीधे सीधा निकल जा रहे हैं। देखो ये सीधे सीधा निकल जा रहे हैं। और कुछ अल्फा कण देखोगे कि यहाँ पर इस प्रकार से कोण बनाते हुए निकल रहा है। ये देखो ये इस प्रकार से क्या हो रहा है, कोण बनाते हुए निकल रहा है। और कुछ अल्फा कण यहाँ देखो ऐसे गया और इस प्रकार से कोण बनाते हुए निकल रहा है। लेकिन कुछ अल्फा कण देखोगे कि ये गया इधर और सीधे गया और वापस इसी दिशा में आ गया। इस प्रकार से ये सारी चीजें किसने देखी, रदरफोर्ड ने देखी अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में। तो उन्होंने क्या क्या देखा, जो मैंने बताया कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ये पहला चीज देखा, सीधे सीधे निकल गए। देखो ये क्या हो गया, सीधे सीधे बहुत सारे अल्फा कण निकल गए। ये देखो सीधे सीधे, ये यहाँ वाला नहीं है, है ना, ये ऐसे देखो ये सीधे निकल गए। ठीक है,
अब दूसरा उन्होंने क्या देखा, दूसरा देखा कि कुछ अल्फा कण पन्नी की तरह बहुत छोटे से कोण बना करके विक्षेपित हुए हैं। ठीक है, ये दूसरा देखा तो उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे कोण बना बना के क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ देखा, तीसरा बिंदु, कि आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कोणों में से एक कण वापस भी आ रहा है। ये देखो, जिस रास्ता से गया था उसी रास्ता से वापस भी आ रहा है। तो ये याद भी रखना, कितने कणों में से, तो प्रत्येक 12,000 कणों में से एक वापस भी आ रहा है। तो ये सब रदरफोर्ड ने क्या किया, देखा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बोलेगा तो तीनों लिख देना। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। सोच लो तुम, कितना, 15 इंच का तोप का गोला, सोच लो 15 इंच, 1 इंच लगभग इतना बड़ा होगा, तो 15 इंच सोच लो, उतना बड़ा गोला, तोप का गोला को एक टिश्यू पेपर या सिंपल पेपर ही समझ लो, उस पर मारो और वो टकरा कर तुम्हारे ही तरफ आए। इस प्रकार का जैसे तुमको आश्चर्य होगा, वैसा आश्चर्य किसको हुआ था, रदरफोर्ड को हुआ था। समझ गए बच्चों? तो देख सकते हो रदरफोर्ड के अनुसार यह जो परिणाम था, जो उन्होंने ये तीन देखा, उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसा कि आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। तो मान लो एक टिश्यू पेपर है, या सिंपल टिश्यू पेपर नहीं समझ में आ रहा तो तुम समझो एक पेपर है, उसमें 15 इंच, देखो 1 इंच इतना बड़ा होता है, तो सोच लो कि 15 इंच कितना बड़ा होगा, उतना बड़ा गोला इस प्रकार से इस पेपर पर मारो और ये वापस टकरा करके तुम्हारे ही हो रहा है, तो ये कितना बड़ा तुम्हारे लिए आश्चर्य होगा। ऐसा ही आश्चर्य रदरफोर्ड को हुआ था। तो देख लिया तुमने, उन्होंने जो प्रयोग किया उसके परिणाम देख सकते हो, उन्होंने क्या क्या इसमें देखा। तो ये तीन चीज देखा, कुछ सीधे चला गया, कुछ कोण बनाते हुए गया, और प्रत्येक 12,000 में से एक कण वापस आ गया। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। देख सकते हो अर्न्स्ट रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है, ये पॉइंट याद कर सकते हो। रेडियो धर्मिता पर अपनी योगदान और सोने की पन्नी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए, और देखोगे कि कितना इंपॉर्टेंस उनका है इस जगत में। इस प्रयोग से निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान के क्रियाकलाप करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर बात आएगा कि तुम्हारा ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इसमें से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये जो प्रयोग हुआ उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकला। तो क्या तुम इसका निष्कर्ष कुछ निकाल सकते हो? जैसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा कि सीधे सीधा बहुत सारा अल्फा कण क्या हो गया, गुजर गया, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, खाली स्थान होगा, तभी तो सीधे सीधे निकल गया। फिर यहाँ पर देखोगे तुम कि कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, यानी कि यहाँ पर जो धनावेश से जब अल्फा कण टकराते थे तो वो क्या करते थे, कोण बनाते हुए निकलते थे। और आश्चर्यजनक रूप से 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। अब जरा देखना ये वाला पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट था कि मान लो अल्फा कण भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो न्यूक्लियस है यानी कि जो इसका केंद्रक है वह भी तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी तो उससे टकरा करके क्या हो रहा था, छिटक जा रहा था। और यहाँ जो तीसरा वाला यही बोल रहा है कि 12,000 कणों में से एक कण वापस आ रहा था, यानी कि बहुत कम स्थान में तुम्हारा धनावेश होगा। ये तीनों से तो यही बात हम लोगों को लगता है। चलो यहाँ आकर के देख लेते हैं। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अब ये भी वर्ड याद रखना बच्चों, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ये है, इसका दूसरा नाम है। आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। क्या क्या परिणाम निकाले, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने जो तीन चीज ऑब्जर्व किया उससे क्या क्या परिणाम निकाले। तो देखो, पहला, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे सीधा बाहर निकल जाते थे। तो अब तुम बोलोगे कि इस प्रकार से जब उन्होंने प्रयोग किया था, ऐसे ही ना प्रयोग किया था, अभी तो दिखाया था ना चित्र, तो उन्हें कैसे पता था? तो देखो यहाँ पर ZnS का क्या था, लेप लगा हुआ था। तो जब जब अल्फा कण इससे टकराता था तो वहां पर कुछ यहाँ पर स्पार्कल उनको देखने को मिलता था, तो उससे पता चल जाता था कि भाई अल्फा कण कहाँ जा रहा है।
तो उन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित सीधे सीधा क्या हो जा रहा था, निकल जा रहा था। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अधिकतर भाग क्या था, खाली था। इसी को याद रखना है, अधिकतर भाग क्या था, खाली था। किसका? परमाणु का। दूसरा, बहुत कम कण जो थे अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु धनावेशित भाग क्या है, बहुत कम है, ये मैंने बताया। और बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। यानी कि जो धनावेश था वो बहुत कम स्थान में था, तभी तो 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हो रहा था, वापस उसी तरफ आ जा रहा था। तो देखा तुमने, 3 पॉइंट हम लोगों ने शुरू में पढ़ा, उसी से 3 निष्कर्ष को हम लोगों ने निकाला। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 का पावर 5 गुना छोटा है, ये याद रखना। यानी पूरा हो गया तुम्हारा परमाणु और ये हो गया नाभिक। तो ये जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसका जो त्रिज्या होगा वह पूरे परमाणु का 10 का पावर 5, यानी कि देख लो इस तरीके से 1,00,000 गुना, 1 2 3 4 5, 1,00,000 गुना क्या होगा, छोटा होगा। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड परमाणु के नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किए। तो ये हमारा नया क्वेश्चन आ गया कि जो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है वो क्या है। तो बस यही सब 3-4 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, उसी को याद कर लेना है। तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। कोई दिक्कत? नो सर, ये तो पहले ही समझ गया था मैं कि जो परमाणु का केंद्र है वह कैसा होगा, धनावेशित होगा, और संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होगा, नाभिक में होगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर क्या करता है, वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो जो नाभिक का आकार है वह परमाणु के आकार की तुलना में क्या होगा, काफी कम होगा, यानी नगण्य होगा। यही बात हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर सीखा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और ये है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो यहाँ कमियों को पढ़ लेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। इसका मतलब जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वह परमाणु के अस्थाई होने को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वर्णन नहीं कर पाया। भला कैसे नहीं वर्णन कर पाया? क्योंकि बोला ये जा रहा है बच्चों कि कोई भी आवेशित कण है वह यदि गोलाकार कक्ष में त्वरित गति से चलता है, मान लो कि कोई आवेशित, जैसे मान लो ये गोला रास्ता है, इसमें कोई आवेशित जो कण है वह गोलाकार मार्ग में मान लो चल रहा है, तो बोला ये जा रहा है और त्वरित गति में चल रहा है, तो वाजिब है त्वरित गति ही होगा। तो वो क्या होता है कि वो इस कारण से उसमें लगातार ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होते जाएगा, यानी वह ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, और इस ऊर्जा के ह्रास के कारण वह फिर अंदर की ओर आना शुरू करेगा, और इस प्रकार से अंत में वो कहाँ चला जाएगा, केंद्रक में गिर जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी आवेशित कण यदि लगातार गोलीकार कक्षा में घूम रहा है, त्वरित गति से चल रहा है, तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, विकिरण के रूप में क्या होता है, ह्रास होता है। इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक आवेशित कण है। और तुमने यहाँ पर देखा कि जो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ये उन्होंने बोला। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और वह चारों ओर चक्कर लगा रहा है नाभिक का, तो इस कारण से वह विकिरण के रूप में ऊर्जा का ह्रास होते जाएगा, और जब ऊर्जा का ह्रास होते जाएगा तो वह नाभिक की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये बात ध्यान देना है कि यदि ऊर्जा का ह्रास होगा तो वह नाभिक की ओर जाएगा, और इस कारण से धीरे धीरे वो क्या होता है,
यानी कि अंत में वह क्या हो जाएगा, नाभिक से जाकर के टकरा जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी भी इस प्रकार से नाभिक से जाकर के टकरा भी नहीं रहा है। यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, और इसका एक्सप्लेनेशन परमाणु जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसमें हमें नहीं मिलता है। तो यही क्या हो गया, इसका कमी हो गया। देख सकते हो, अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, उसका जो अस्तित्व है वह अस्थायी नहीं होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है। तो है भाई, अब इसको एक्सप्लेन करना होगा ना कि क्यों अस्थायी होता है। इसके अनुसार जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया उसके अनुसार तो भाई ये अस्थायी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अस्थायी होता है। तो भाई क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं किया, और इस कारण से यही इसका कमी हो जाएगा। अब आ गया बोर का परमाणविक मॉडल। तो जो इस चीज का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं किया, उसका एक्सप्लेनेशन किसने किया, बोर ने किया। और बोर का परमाणु मॉडल अब हम लोगों को देखना है। तो रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियां, यानी कि जो उसकी कमियां थी उसको दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो नील्स बोर के परमाणु के अवधारणाओं को, मतलब परमाणु का जो मॉडल था उसके अवधारणाओं को लिखें, ये क्वेश्चन तुम्हारा अब आ जाएगा। तो यहाँ से अब बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अब देखो, नील्स बोर ने कितना अच्छा से इस बात को एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मान लो यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना होगा जो चक्कर लगेगा। तो जैसे मान लो कार्बन 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होता है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो बोला अब 6 इलेक्ट्रॉन में कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो पहला, अब इन्होंने क्या बोला कि अलग अलग इसमें कक्षा हो गई। देखो ये कक्षा होगा, ये जो नाभिक होगा उसके चारों ओर अलग अलग क्या होगा, कक्षा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाता है। और इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो जो कक्षा 1 का इलेक्ट्रॉन होगा वह कक्षा 1 में ही चक्कर लगाएगा, ना उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगा ना उसमें कम ऊर्जा होगा, मतलब जहाँ है वहीं स्थिर रहेगा। इसी प्रकार से कक्षा 2 में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वहीं पे रहेंगे, और जो कक्षा 3 में रहेंगे वो वहीं पे रहेंगे, जो कक्षा 4 में रहेंगे इलेक्ट्रॉन वो वहीं पे रहेंगे। यानी ना इलेक्ट्रॉन को किधर अंदर की ओर जाना है ना ही बाहर की ओर जाना है, क्योंकि इसमें ना ऊर्जा ह्रास हो रहा है ना ही इसको ऊर्जा मिल रहा है। इस कारण से ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा में चक्कर लगाता है। ये किसने कहा, नील्स बोर ने कहा। फिर से देख लो कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षा में, यानी कि फिक्स्ड सेल इसको बोलते हैं, सेल में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। और जब ये कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसका ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा, मतलब ना उसका ऊर्जा ह्रास होने वाला है और ना ही वो अंदर की ओर आने वाला है। तो देखा तुमने, इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि क्लास 1 का बच्चा है, क्लास 1 का बच्चा है, तो उस क्लास 1 के बच्चे के लिए स्कूल में एक क्लास दे दिया गया, क्लास 1। उसी में जा कर के सब बच्चा लोग चुई 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 करते रहेगा, एकदम उसी में बैठना है, तुम लोग को इधर उधर नहीं जाना है। और कक्षा 2 का जो बच्चा होगा, क्लास 2 का, वो कक्षा 2 में ही डेली जाके बैठेगा, वो पहला में नहीं चला जाएगा या तीसरी में जाकर के नहीं बैठेगा, वो फिक्स्ड कक्षा 2 में ही बैठेगा। इस प्रकार से यदि क्लास 10 का विद्यार्थी है तो क्लास 10 में ही बैठेगा, ऐसा नहीं कि कभी क्लास 1 में बैठ गया कभी क्लास 11 में बैठ गया। इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड रहेंगे, यहाँ पर यही बताया गया है। तो यहाँ देख सकते हो, तुम खुद ही देख सकते हो बच्चों, यही है ये परमाणु को दिखाया गया है पूरा। देखो ये क्या है, पूरा परमाणु को दिखाया गया है। और परमाणु में ये जो दिख रहा है ये क्या है बच्चों, नाभिक है। और यहाँ पर देख सकते हो ऊर्जा स्तर, यानी कि ये जो तुम्हें यहाँ पर शेल दिख रहे हैं, यानी कक्षाएं दिख रही हैं या कोष जिसको कहते हैं, वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखो ये है पहला कोष, देखो ये है पहला कोष या कक्षा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है,
ये सभी कक्षाएं ऊर्जा स्तर को दिखाती हैं। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में है, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो दूसरे कक्षा में है, तीसरे कक्षा, चौथी कक्षा। तो जो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसका ऊर्जा क्या स्तर क्या है, उसका ऊर्जा स्तर इसी कक्षा में रहने लायक है, यानी कि ये ना आगे जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है वहीं पर रहेगा, यानी ना ये ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। हालांकि एक बात जान लो बच्चों, यदि ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है, तो यदि इसको ऊर्जा हम किसी प्रकार से देंगे तो ये क्या करेगा, आगे की कक्षाओं में आ जाएगा, ऊपर के कक्षाओं में जाएगा। और यदि किसी प्रकार से इससे ऊर्जा को खींच लिया जाए तो ये नीचे के कक्षाओं में जाएगा। ये भी बात याद रखना है, ठीक है। तो ये कक्षाओं को तुम देख सकते हो। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा स्तर कहते हैं। समझ गए, कितना आसान है बच्चों। ये कक्षाएं या कोश KLMNOP इस तरीके से संख्या, इसका ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया नाम KLMN, और इसका संख्या क्या हो गया, जैसे के का संख्या हो गया 1। जैसे तुम्हारे क्लास में तुम्हारा नाम भी है और रोल नंबर भी है, यानी इसको कुछ नंबर भी दिया गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 4। और यहाँ पर ये सब इसका नंबर दिखा रहा है, ठीक है। कितना आसान है बच्चों। इसके बाद यदि हम लोग आएंगे तो न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। तो बच्चों ये न्यूट्रॉन देख सकते हो 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा एक और परमाणु कण की खोज किया गया। देखो परमाणु कण अब कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में जानकारी दे दिया गया है। अब ये जो न्यूट्रॉन है वो अनावेशित होता है, शुरू में ही बता दिया गया था, और द्रव्यमान में लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। अंततः इसका नाम क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन है, तुम जानते ही हो। तो देखा, 2-3 पॉइंट तुम्हें पता चल गया। अब देखो हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने अभी देखा नाभिक है, नाभिक के चारों क्या है और कक्षाएं हैं। तो नाभिक में बेसिकली बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तुम जानते ही हो कि ये पाए जाते हैं। तो नाभिक में क्या पाया जाएगा बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो न्यूट्रॉन है बच्चों कैसा है, तो ये अनावेशित है, ये भी जानते हो, यानी कि इस पे ना माइनस चार्ज होता है ना ही प्लस चार्ज होता है, कोई आवेश इस पर नहीं होता है। अब यदि बात करें हम लोग हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसको याद कर लो, ठीक है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को हम लोग n से दिखाते हैं, कोई दिक्कत नो सर। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब देखो ये आगे भी दिखाएंगे, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो जो परमाणु का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन इनकी संख्या को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक, ये है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, यदि एक हमारा परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बात है कि ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में कितना होगा। जैसे मान लो कि सोडियम की बात करें तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन है। ये हम लोग कैसे पता किया, तो सोडियम का जब परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो 11 है। तो हम लोग बोलते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये बात याद रखना। यानी यदि परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन कितना होगा, 11, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। इसी प्रकार से मान लो कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा और प्रोटॉन भी कितना होगा, 20 होगा। तभी तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे को उदासीन, मतलब कि जो तुम्हारा परमाणु होगा वो उदासीन होता है, ये तो तुम जानते ही हो। तो अब बात हो गया कि मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 20 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दिया जाए, पहले ही कक्षा में 20 इलेक्ट्रॉन रहता है, या फिर जैसे कक्षा क्या हो गया 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कक्षा है, तो क्या 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में डाल दिया जाए, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए।
अरे भाई नहीं समझे क्या? अरे समझो जरा सा। क्या मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में रहेगा। तो यदि मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है किसी नाभिक किसी कक्षा में, तो 20 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पहला ही में 20 रहेगा कि दूसरा में 20 रहेगा? या इस प्रकार से पहला में 5, दूसरा में 5, फिर 5, फिर 5, मतलब कैसे रखा जाता है? क्या नियम है? क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने मन से इधर उधर जैसे मन वैसे रखा जाता है? तो आंसर है नहीं बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है कक्षाओं में, ये बहुत नियम के अनुसार होता है। और ये बोर ब्यूरी जो स्कीम है उसके द्वारा होता है, जिसके बारे में पूरा डिटेल में ना तुम क्लास 11 में पढ़ोगे। यहाँ पर उतने अच्छे से तुम इसको समझ नहीं पाओगे, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो कि तुम्हें समझने चाहिए यहाँ पर, उसे मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाएंगे तुम्हें यदि इसको सीखना चाहो अभी क्लास में तब, लेकिन आगे क्लासेस में एकदम क्रिस्टल क्लियर आसानी से सीख जाओगे। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब आएगा एक नया पॉइंट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? तो बच्चों, किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इंग्लिश में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी कि तुमने देखा ना, विभिन्न कक्षाएं हैं, तो विभिन्न कक्षाओं में कैसे इलेक्ट्रॉन सजे होंगे, कैसे उनका वितरण होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इसका बहुत सारा नियम है, तो उसको हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। इन नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कि कोई भी कक्षा है, जैसे ये हो गया नाभिक, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, इसी प्रकार से चौथा कक्षा। तो भाई पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो हम लोगों ने बोला 2n² से, यानी 2, और n यहाँ पर कितना है? n मतलब क्या हो गया? कक्षा। जैसे 1 2 3 4, तो कर दिया एक का स्क्वायर, तो हो गया 2। यानी कि जो पहली कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। तो यहां पर वही बोल रहा है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड याद रखना कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा पहले कक्षा में? तो पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आएगा। जैसे कि मान लो अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बताओ। एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 ही ना आएगा। दो, ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकता है, लेकिन कम से कम कितना है? 1। अब देखो हीलियम की बात करें तो 2 है, तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों? 2 आएगा। अब देखते हैं लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 ही आएगा। तो बच कितना गया? 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरे वाले कक्षा में चला जाएगा। ठीक है ना बच्चों? ऐसे ही तो मैंने बताया। तो तुमने 3 सीख लिया। देखो हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन को यहां दिखाएगा। हीलियम में पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन लिथियम में पहले कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्योंकि पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकता है सर। अब जो तो लिथियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ जाएगा? तो 2 और फिर 1 ऐसे लिखेंगे, यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 4 है, तो इसमें 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इस तरीके से बोरोन कितना है? 5 है, तो 2 और हम लोग लिखेंगे 3। देखो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कार्बन 6 है, 2 और 4, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन, जी हाँ नाइट्रोजन है बच्चों 7, तो इसको भरेंगे 2 और 5। ऑक्सीजन है 8, तो लिखेंगे 2 और 6। फ्लोरीन है हाँ फ्लोरीन है तुम्हारा कितना? 9 है, तो इसको बोलेंगे तुम्हारा F9। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 2 और
7। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर आ गया तुम्हारा नियोन। तो नियोन है बच्चों 10। तो तुम्हारा तो ये हो जाएगा 2 और 8। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो रही है क्या बच्चों? नहीं। लेकिन अब आ गया तुम्हारा सोडियम। तो सोडियम 11 है, तो क्या 2 और 9 होगा? तो आंसर है नहीं, ये होगा 2, 8 और 1। तो यहां से तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों सर? तो इसका आंसर अब यहां है बच्चों। देखो, तो अब हम देखेंगे दूसरे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2n² सर। तो 2 गुना n हो गया 2। तो 2 स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। यदि 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इसमें नहीं भर सकते हैं। तो यही तो बात हुआ कि सोडियम में तो यहां पर 9 आ जा रहा था दूसरे कक्षा में। तो क्या दूसरे कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे? नो सार, क्योंकि इसमें 8 ही भर सकते हैं अधिकतम। यानी ये वो एक्स्ट्रा है, उसको आगे की ओर ले जाना पड़ेगा। Mg12 है, तो इसको लिखेंगे 2, 8 और 2। सही है बच्चों, बिल्कुल सर। एल्युमिनियम 13 है, तो 2, 8 और 3 हो गया एल्युमिनियम। सिलिकॉन 2, 8 और 4 हो गया। फिर फास्फोरस हो गया 2, 8 और 5 हो गया। फिर सल्फर हो गया 2, 8 और 6 हो गया। फिर क्लोरीन 2, 8 और 7 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आर्गन 2, 8 और 8 हो गया। और इस प्रकार से तुम्हारा यहां देख सकते हो, आर्गन तक तुम्हें याद करके रखना है बच्चों। तो इस प्रकार से ये वाला वीवीआई चीज यहां पर दिया हुआ एकदम वीवीआई चीज है। ये जो बताया गया है कि पहला में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। ये बात याद रखना। ये तुमको एकदम वीवीआई क्वेश्चन है जो कि हमेशा याद रखना है। ठीक है ना? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहर कोश क्या होता है? तो देखो, ये जो है इसका सबसे बाहर कोश, ये वाला सबसे बाहर कोश हो गया, ये सबसे बाहर कोश हो गया। ठीक है, मतलब लास्ट वाला। जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 2 2 ही है, तो ये हो गया बाहर का कोश, ये बाहर का कोश हो गया। यदि इसमें 3 है, मान लो 1 2 और 3 है, तो ये बाहर का कोष हो गया तीसरा नंबर। और यदि ये 4 है, 1 2 3 4, और बीच में बना दो नाभिक, तो ये चौथा वाला बाहर का कोष हो गया। मतलब बाहर का कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। वीवीआई याद रख लो इसको भी। ठीक है, अब देखो, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। अब देखो, कक्षाओं को क्रमानुसार भरना है। जैसे 2, 8 और 3 हम लोग भर रहे हैं, तो पहली कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में 8 है, और तीसरी कक्षा में 3 है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि तुम पहले तो पहला क्लास में जाओगे, फिर दूसरा में, फिर तीसरा में, फिर चौथा में, फिर पांचवा में, फिर छठा में, फिर सातवां में, फिर आठवां में, फिर नौवें में। ऐसे जाते हो ना बच्चों, स्कूल में ऐसे ही ना पढ़ते हो कि पहले 9वीं पढ़ लेते हो, फिर अरे नहीं 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 नहीं, अभी हम तीसरी में नाम लिखा लेते हैं, फिर बोले अरे नहीं 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 8वीं में लिखा लेते हैं, फिर बोले ओहो चलो 10वीं में लिखा लेते हैं। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है, क्रमानुसार होता है। मतलब पहले आपको पहली में पढ़ना होगा, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर पांचवी में, फिर छठी में, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। समझ गए बच्चों? तो ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे। तो क्रमानुसार इसी को कहते हैं ना। समझ गए? समझना चाहिए ना। तो ये देखिए, ये हो गया आपका पहला कक्षा, फिर दूसरा कक्षा, फिर तीसरा कक्षा। तो जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहला वाला में भरेंगे पहले, फिर दूसरा में, फिर तीसरा में, फिर चौथा में, फिर पांचवा में, फिर छठे। समझ गए? ऐसे भरा जाता है। तो आगे की क्लास में पढ़िए कि बहुत ज़्यादा कक्षा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग बच्चों यही पढ़ेंगे। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या बताएंगे। संयोजकता के बारे में बताया गया है। संयोजकता क्या है? तो संयोजकता यह समझ के चलो कि कोई भी जो तत्व है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों कोई तत्व है,
या फिर बोलो तत्व का परमाणु है, तो ये परमाणु अपने आप में क्या होता है, अपने आप में बेचारा संतुष्ट नहीं होता है, ये दूसरे से मिल मिल करके क्या करता है, यौगिक बनाते रहता है। जैसे ये H2O बना देगा या H2O2 बना देगा, इस प्रकार से ये यौगिक बनाएगा। जैसे मान लो सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो ये बेचारा संतुष्ट अपने आप से नहीं, ये भी संतुष्ट नहीं है। ये दोनों क्या करेगा, आपस में क्या करता है, आबंध बनाता है, और ये क्या करता है, फिर यौगिक का निर्माण करेगा। जैसे ये NaCl का निर्माण करेगा। तो ये जो यौगिक निर्माण कर रहा है वो किस चीज पर निर्भर करता है, उसके संयोजकता पर निर्भर कर रहा है। तो यही जो संयोग करने की इनकी क्षमता होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता के नाम से जानते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, अभी पढ़ा। बच्चों जल्दी से बता दो तुम कमेंट बॉक्स में, इसे क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे उसे क्या कहेंगे। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब देखो, संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन में बहुत अंतर होता है। जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो कि यहां पर मान लो कि फास्फोरस में बाहर कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि पूछा जाए कि इसका संयोजकता बता दीजिए, संयोजकता, तो इसको निकालने के लिए 8 में से 5 को घटाते हैं तो ये 3 आ जाता है, ये इसका संयोजकता होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता। संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसकी बोले कि संयोजकता निकालिए, संयोजकता, तो तुमको कुछ नहीं करना, चट देना, 8 निकाल, 8 लगाना, 8 में से 6 घटा देना, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो संयोजकता जैसे यहाँ जानते हो कि 1 रहेगा तो संयोजकता यही हो जाएगा, 2 लास्ट में रहेगा। अच्छा, संयोजकता लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को देखना है, ये बात याद रखना है, लास्ट वाले को, अंदर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का 2, 8, 8 और 2 होता है, तो अंदर से भीतर से कोई मतलब नहीं है, बाहर वाला जो है वो वही संयोजकता को दिखाएगा। ठीक है, समझ गए, यही वाला बात है, तो ये संयोजकता को दिखाएगा बच्चों, और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ठीक है ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ये जो लास्ट वाला है उसी को कहते हैं, और संयोजकता हमको निकालना पड़ता है। जैसे कि मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता 2 हो जाएगा। 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, संयोजी और संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक ही समझना, तो संयोजकता भी 2, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 है तो संयोजकता भी 3, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 है तो संयोजकता भी 4, लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 है तो संयोजकता कितना होगा, 8 - 5। ठीक है, फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 6 है तो संयोजकता क्या हो जाएगा, 8 - 6। और यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 है तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 8 - 7। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 है तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 8 - 8, और 8 - 8 बराबर क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन मैं लिख दे रहा हूं 8 है, तो उसका संयोजकता कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। संयोजकता कितना हो जाएगा, 8 - 8 बराबर 0। यानी कि 1 से 4 तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी है और वही इसका संयोजकता भी है। लेकिन 5, 6, 7, 8 ऐसा यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो उसके संयोजकता को निकालने के लिए 8 में से ओकरा घटा देंगे। समझ गए, इतना आसानी से बता रहे हो, कैसे बताएं भाई, समझ गए। तो चलो, बोर-बेरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये भी याद रखो, बार बार बोल रहा जा रहा है, इसको याद रखिए, याद रखिए। यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, याद रखिए। मतलब कि जिसके लास्ट में या तो 8 होगा, 8 होगा, मान लो सीधे सीधा 8 ही मान के चलो ना, तो उसको बोलते हैं उसका अष्टक पूरा हुआ है। क्या बोलते हैं, अष्टक।
अष्टक पूर्ण है, मतलब ओकरा 8 लास्ट में है, तो बोलते हैं वो क्या होता है, अक्रिय होता है। क्या होता है, अक्रिय। ठीक है, यानी कि सक्रिय नहीं होता है। अब सक्रिय नहीं होता है उसी को क्या बोल सकते हैं, अक्रिय है। इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो कौन, जिसका लास्ट में 8 है वो। और हीलियम के केस में लास्ट में यदि 2 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो भी संतुष्ट होगा, वह भी अक्रिय माना जाएगा। ठीक है, बस इतना ही समझ लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरे शब्दों में उसकी संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। तो यदि लास्ट में 8 है तो संयोजकता भी कैसे निकाला था, 8 - 8 बराबर 0। इसका मतलब उसका संयोजकता क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इस कारण से वह कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, और मतलब कि वो कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं करेगा। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के लिए ये स्पेशल है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में होगा, और यह भी क्या होता है, अक्रिय होता है। तो हीलियम के लिए 2 यदि है तो यह अक्रिय माना जाएगा। और बाकी जिसमें जिसमें लास्ट में 8 है, जैसे कि अब देखो नियॉन का लास्ट में कितना होता है बच्चों, 8, तो ये अक्रिय कहा जाएगा। इस तरीके से आर्गन के कितना लास्ट में क्या होता है, 2, 8 और 8, तो ये भी क्या होता है, अक्रिय होता है। ठीक है, तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इसी तरीके से और भी जो एलिमेंट्स होते हैं, और भी तत्व होते हैं, कुछ कुछ और तत्व हैं जो कि आगे की ओर पढ़ोगे। मैं यहाँ बस बच्चा वाला पढ़ा रहा, बच्चा वाला जो कि तुम्हें पढ़ना है। तो ये 3 तुम याद रख सकते हो कि ये तीनों क्या है, अक्रिय हैं, यानी ये कोई भी यौगिक नहीं बना रहे हैं। अब देखो, सक्रिय तत्वों की परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात सामने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। अब देखो, अब इसका मतलब समझो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कान है, कितना कान है बच्चों, एक कान है। तो आप क्या चाहिएगा कि काश मुझे एक कान और मिल जाता तो मैं बड़ा खुश हो जाता। या फिर अब इस तरीके से देखो, कोई एक आदमी है जिसके पास 3 गो कान उग गया है, 2 कान और एक यहाँ भी कान उग गया है उसका, यहाँ नाक है, ये है। तो वो क्या चाहेगा, वो चाहे कि एक नाक हम कटवा दें अपना, मतलब नाक नहीं कटवाना है, मतलब नाक का ऑपरेशन करा के किसी को दे देते तो मैं खुश हो जाता। बोलो ऐसा बात है कि नहीं है बच्चों, नहीं है तो इस तरीके से समझो कि मान लो किसी के पास एक ही आंख है, एक ही आंख है बेचारा, तो वो क्या चाहेगा कि कोई उसको एक आंख दे दे। और यदि किसी के पास मान लो 3 आंख है तो वो क्या चाहे करे, कोई मेरा एक आंख ले लेता। तो ये बात इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसी प्रकार से एल्युमिनियम की बात करो तो 2, 8 और 3 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन की बात करो तो 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये जो तत्व होते हैं, ये जो परमाणु तत्व के परमाणु होते हैं, वे अपना लास्ट में 8 बनाने के लिए बेचारा लोग बेचैन रहता है। जैसे हम लोग नॉर्मल होने के लिए नॉर्मल होना चाहते हैं ना, जैसे एक कान है तो एक कान और चाहते हैं, 3 आंख है तो एक आंख हटा करके 2 ही आंख रखना चाहते हैं, तो 2 आंख क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। 2 कान क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इस प्रकार से इन लोगों के लिए नॉर्मल स्थिति क्या है, ये किस चीज में खुश हैं, लास्ट में 8 बन जाए तो बल्ले बल्ले बहुत खुश हो जाते हैं बेचारे लोग, बहुत मस्त, क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन हो जाता है, यानी कि इनको फिर टेंशन नहीं रहता है। यानी कि ये लास्ट में 8 बनाना चाहते हैं, 8 8 बन जाए भैया। और कुछ कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो कि 2 बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 8 वाले की बात कर रहे हैं। तो भाई अब सोडियम को 8 बनाना है तो कैसे बनाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो 8 बन जाएगा, बड़ा खुश हो जाएगा। या 8 ऐसे ही बना सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉन को किसी से ले ले, तो ये मुश्किल है इसके लिए, ठीक है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम कैसे 8 लास्ट में बनाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन यदि दे दे। लेकिन क्लोरीन कैसे बनाएगा, क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का कोशिश करेगा। तो इसी चक्कर में ये सारे जो तत्व हैं, ये फिर क्या करते हैं, आबंध बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, यौगिक। जैसे मान लो सोडियम का क्या दिक्कत था, वो एक देना चाहता था और क्लोरीन बेचारे को एक लेना था, तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो इस प्रकार से NaCl नामक यौगिक का निर्माण हो जाएगा, यानी कि नमक का निर्माण हो जाएगा, समझ गए।
तो ये बहुत अच्छे से मैं आगे तुम्हें सिखाऊंगा। अभी बस यही समझ लो कि यही इसका संयोजन शक्ति हो गया, जो लास्ट में यही क्या है, इसका संयोजन शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि इसका ये संयोजन शक्ति ही है जो इसको फिर क्या करता है, यौगिक में बदल देता है। यानी ये बेचैन है बेचारा, सब बेचैन है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। सोच रहा है कि काश हमारे लास्ट में 8 ना हो जाता तो हम बड़ी खुश हो जाते हैं। तो 8 करने के लिए बहुत सारा तिकड़म लगाएगा और अपने बाह्यतम कक्षा को पूर्ण करना चाहेगा, मतलब कि 8 बनाना चाहेगा। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है। यानी कि 8 यदि हो गया तो अष्टक बोलेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा यदि लास्ट में 8 हो गया तो क्या हो गया, अष्टक हो गया। जैसे कि तुम कम से कम 10वीं पास करना चाहते हो ना, नहीं चाहते हो? अरे ना ना ना, तुम तो आगे पढ़ना चाहते हो। लेकिन ये बेचारा बोलता है 8वीं पास होना चाहता है, 8वीं पास बड़ी खुश हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए एकदम जी जान एक कर देगा और एकदम झगड़म झगड़म धड़म धड़म सब कर देगा। यानी यह क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को एक एक रो दे देगा, या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। मैंने 50 तिकड़म लगाएगा, लेकिन 50 तिकड़म नहीं लगाता, यहाँ पर 3 तिकड़म लगाता है, जिसको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। और उसको बोलते हैं आबंध बनाता है। 3 प्रकार से क्या बनाता है, आबंध बनाता है। तो पहले में क्या करेगा, पहले में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेगा। ठीक है, यानी कि एक मतलब कि तुम्हारे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखता है, 50 लाइन की चीज को एक लाइन में लिख देगा और तुम अपना बाल को नोचने लगोगे, अरे भैया सब अभी सीख जाओगे, आगे नहीं सीखोगे। तो दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। तो इसको सिखाने के लिए हमको 2 घंटा लगेगा। ठीक है, तो हम कैसे सिखाएं बताओ जरा सा। तो ये यही हाल है एनसीईआरटी का, एक लाइन में तुमको लिख दिया इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब माथा फोड़ते रहो, कूटते रहो, बार नोचत रहो कि अरे सर नहीं समझ में आया, नहीं अरे भैया कैसे समझ में आ जाएगा, एक लाइन की चीज है जी, ना जी ना जी ना। लेकिन यहाँ पर मैंने सिखा दिया एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, उसको ग्रहण करना, ये तो सिखा दिया ना। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है और ये ग्रहण कर रहा है, तो ये दे दिया और ये ले लिया और इस प्रकार से आबंध बन गया। तो सब चीज़ों आप ये नहीं सीख जाइएगा, आगे सीखिएगा। आगे यहाँ तक हो गया, जो मैंने बताया था वही है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए बताइए जल्दी से कि फ्लोरीन F9 था, 2 और कितना था, 7। तो इसका संयोजकता कैसा था, तो हम लोगों ने 8 में से 1 को घटा दिया, 7 को घटा दिया था तो 1 आ गया, यही था उसका संयोजकता। तो इस प्रकार से यहाँ है संयोजकता कैसे है। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है, 1 है। तो हीलियम का कितना संयोजकता है, 0 है। क्यों 0 है भैया, ये बता दीजिए। क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्षा में 2 पूर्ण है, 2 कितना है, पूर्ण है। इसलिए इसको ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, अष्टक फष्टक का इसका चक्कर नहीं है, इसीलिए इतने में खुश है। ये हीलियम के लिए 2 और बाकी के लिए 8। तो बाकी में ये सब के लिए नहीं है, ये सब के लिए नहीं है। यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा, इससे शुरू होगा। ये सब 8 बनाना चाहेगा, ठीक है, ये सब नहीं बनाना चाहेगा, ये सब बेचारा दुनिया में खुश है। ठीक है, इसलिए इसका संयोजकता हम लोग 0 मानेंगे। याद रखना, 2 मत लिख देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। बाकी सबका तो तुम्हें याद है। लास्ट में यदि 1 है तो संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, लेकिन 5 है तो 8 - 5 बराबर 3, 6 है तो 8 - 6 बराबर 2, 7 है तो 8 - 7 बराबर 1, 8 है तो 8 - 8 बराबर 0, और फिर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 3 और 5। तो भैया आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो 8 - 8, 8 - 7, 8 - 6, 8 - 5। ठीक है, इस प्रकार से संयोजकता होता है बच्चों। संयोजकता इतना आसान सा चीज नहीं है कि बस घटा दिया और हो गया। अभी और चीज होता है, आगे ना पढ़िएगा। अब ये सब बीए में और पीएचडी सब ये अभी ये कर लीजिएगा, 9वें में सब नहीं ना सीख पाइएगा जी, ना 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 ना। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, ये हम लोगों ने समझ लिया, इसे संयोजकता कहते हैं। क्वेश्चन आएगा संयोजकता किसे कहते हैं। तो जो परमाणु होता है उसका एक संयोजन शक्ति होती है, किसी दूसरे तत्व के साथ मिल करके वो क्या करता है,
संयोग करके यौगिक का निर्माण करने का एक क्षमता होगा, उसी को क्या कहेंगे, संयोजन क्षमता कहेंगे। तो आ गया हमारा एक और टॉपिक, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। अरे वाह क्या बात है। और ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये भी आई टॉपिक है और बहुत ही आसान है, मत समझो कितना आसान है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होता है और एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उसका परमाणु संख्या कहते हैं। तो यदि तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो बहुत आसान है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। अरे जी हाँ, प्रोटॉन की संख्या को ही उसका परमाणु संख्या कहते हैं। मैंने तो तुम्हें अभी बता दिया कि जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन, और जो प्रोटॉन की संख्या वही उसका परमाणु संख्या है। जैसे मान लो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन हो जाएगा बच्चों 6। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यदि मान लो कि क्लोरीन हम लोग 17 लिखते हैं, तो तुम्हारा इसके लिए परमाणु क्रमांक कितना है, 17, तो इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जी हाँ। अब एक और खास बात मैंने बताया था बच्चों कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और दोनों क्या होता है, संख्या समान होता है, जिससे कि वो क्या होता है, परमाणु, परमाणु तुम्हारा उदासीन होता है। तो भैया यदि प्रोटॉन तुम्हारा 6 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है, कितना चीज हम लोगों ने सीख ली। तो परमाणु संख्या क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या को ही उसका परमाणु संख्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉनवा होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनवा होता है जी। तो इसे जेड से हम लोग दिखाते हैं, जेड कैपिटल जेड से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड समान होती है। अरे भाई ये कोई बात है, वास्तव में तत्वों को उसके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है, तो कई बार बढ़ा दिया मैंने। अब हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या बराबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका प्रोटॉन का संख्या क्या है, 1 है। वाह, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है, तो 1 है सर। अरे ये कोई बताने का सब बात है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही कितना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। तो यहां से तुम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का आंसर कर, डिस्क्रिप्शन में, अरे नहीं कमेंट बक्सवा में जी, कमेंट बक्सवा में एक कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में क्या न्यूट्रॉन होता है, यस और नो। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर क्या है, 6 है, यानी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन कितना है, 6। बहुत, अरे न्यूट्रॉन 6 है, न्यूट्रॉन की बात अभी नहीं कर रहे, इसको हटा दो, 6 है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। न्यूट्रॉन की बात थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अरे भैया कितनी बार बताइएगा, कितनी बार बताइएगा। अब तो मुझको याद भी हो गया कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी यदि वह परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। अब चलो आगे, द्रव्यमान संख्या। तो और आसान है ना जी, जी हाँ। तो प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यही क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। कितना आसान है, यानी कि जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो चलो इसे ही पढ़ लेते हैं। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण ही होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो भैया नगण्य है, तो परमाणु का द्रव्यमान किसके किसके द्वारा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होगा। तो ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं।
कौन विद्यमान होता है नाभिक में? जी अभी तो मैंने बता दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन चारों बगल जो कोश होते हैं, कक्ष होते हैं, उसी में क्या करता है? उसी में वो रहता है, विद्यमान रहता है। इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। भी आई क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? इनको ही कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, जो नाभिक में रहते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। यह क्वेश्चन पूछेगा क्यों होता है, जल्दी बता दो। अरे भैया क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब देखो उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन बराबर 12 यूनिट हो गया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27U है, तो इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए परमाणु क्रमांक Z बराबर 13 है। तो अच्छा यहां से मैं पूछता हूं, बताइए कि ये 13 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो आंसर है 13 सर। तो इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होगा और न्यूट्रॉन तो 14 दिया हुआ है। मतलब एल्यूमिनियम की हम लोग बात करें तो उसमें का परमाणु संख्या 13 है, प्रोटॉन भी क्या है? 13 है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 13 है, और न्यूट्रॉन कितना है? 14 है। तो इस प्रकार से तुम बहुत बढ़िया से उसको दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ तत्व का प्रतीक जिससे C है, यहाँ तो C हो गया 6 और 12 ऐसे करता है, हम लोग यहाँ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये 12 हो गया द्रव्यमान संख्या और 6 हो गया तुम्हारा परमाणु संख्या। जैसे एल्यूमिनियम अभी हम लोगों ने देखा तो 13 हो गया उसका परमाणु क्रमांक और उसका 27 हो गया क्या बच्चों? उसका 27 हो गया परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ठीक है, या बोलेंगे द्रव्यमान संख्या, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। बहुत बढ़िया जी। तो इस प्रकार से कभी भी हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से इसको हम लोग फिर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब तुम्हें पूरा पता चल गया होगा। यहां जैसे देख सकते हो, अब बताओ प्रोटॉन कितना हो गया? 13 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? यहां पर 13 हो गया। और न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? ये 27 में से, यदि हम लोग 27 में से 13 को घटा दें तो ये 14 कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे देखते हैं। और आगे हमारा ये देखो एक उदाहरण दिया गया है। नाइट्रोजन को हम लोग N लिखेंगे और यहाँ 7 और यहाँ 14। तो जल्दी से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो प्रोटॉन तो डायरेक्टली 7 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 7 ही हो जाएगा, और न्यूट्रॉन क्या होगा? तो देखो यदि हम लोग देखें कि परमाणु द्रव्यमान या फिर बोलेंगे द्रव्यमान संख्या बराबर तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या 14 है तो बराबर प्रोटॉन हो गया 7 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो गया? 14 माइनस 7 बराबर 7। तो इससे ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देख लो, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तब क्या आप परमाणु के परमाणु संख्या निकाल सकते हैं? परमाणु का आवेश क्या है? क्या परमाणु का क्या आवेश है? अब देखो, यदि परमाणु में 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है तो भाई आवेश क्या होगा? आवेश नहीं होगा, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है। तो आवेश क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, शून्य हो जाएगा। और परमाणु संख्या तो जान ही रहो कि प्रोटॉन 8 है तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखा तुमने कितना आसानी से हम लोग इसको बता सकते हैं। अब बात आ गया समस्थानिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो समस्थानिक किसे कहते हैं ये पूछेगा। तो देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ हाइड्रोजन देखो लिखा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो इन तीनों में क्या अंतर है जरा देख करके बताओ, तुम जरा सोचो। यहाँ आप देखो, यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ है, यहाँ भी कार्बन, इसमें क्या अंतर है? यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन लिखा हुआ है, इसमें क्या अंतर है? जरा देख के बताओ, जरा सोचो बच्चों कि इसमें क्या अंतर है।
तो तुम ध्यान से यदि देखो तो इसमें परमाणु क्रमांक 6 है, इसमें भी परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 14 है और द्रव्यमान संख्या 12 है। अरे ये तो अलग है। अब इसकी बात करते हैं तो क्लोरीन में देखो ये है 17 और ये 17, यानी परमाणु क्रमांक इस दोनों का क्या है 17, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, एक का है 35 और दूसरे का है 37। अरे वाह, ये क्या बात है। अब चलो हाइड्रोजन की यदि बात करें तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना है बच्चों, एक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या यदि बात करें तो एक है, दो है, तीन है। दिख रहा है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है। तो भाई ये क्या कहना चाहता है, तो भाई ये कहना चाहता है एकदम सिंपल सा चीज कि यदि कोई एक तत्व है, उसका दो परमाणु है, मान लो अलग अलग परमाणु है, जिसका परमाणु क्रमांक तो एक है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं समस्थानिक। यानी कि परमाणु परमाणु संख्या एक समान है, एक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समस्थानिक। परमाणु क्रमांक एक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो ये हो जाएगा समस्थानिक। लेकिन आगे हम लोग की एक और चीज पढ़ना हुआ है संभारिक। संभारिक किसे कहते हैं, तो इसमें उलट जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या एक जैसा होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा, तो उसको बोलते हैं संभारिक, जो कि आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। तो देख सकते हो प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं। यानी कुछ तत्वों के ऐसे परमाणु, देखो कैसे लिखोगे, कुछ तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं, उससे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण में बच्चों सब याद कर लेना, एकदम रट लेना है, रट 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 के रट लेना है, समझ गया ना तुम लोग, एकदम बढ़िया से रट लेना है जी। तो देखिए क्या रटना है कि हाइड्रोजन जो है उसके तीन समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसको याद रखना। तो प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H12 और ट्राइटियम H13, याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से कार्बन का भी दो समस्थानिक है, C6 12 और 14। इसी तरीके से क्लोरीन का भी दो परमाणु, माने अलग अलग प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे तुम्हें, जिसका देख सकते हो 17 और 35 है और 17 और 37 है। बहुत अच्छा। अब देखोगे इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक ही तत्व, तत्व एक ही है, जैसे मान लो हाइड्रोजन नामक तत्व है, लेकिन एक परमाणु दो परमाणु, मतलब कहीं से जो हाइड्रोजन का परमाणु मिल रहा है वो अलग अलग है। इसके परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। समझ गए। अब देखो बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ये बात याद रखना कि जो समस्थानिक होगा वो जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, रासायनिक गुण शो करेगा, वो एक ही जैसा होगा, लेकिन जो भौतिक गुण है वह अलग अलग प्रदर्शित करेगा। अब देखो कि प्रकृति में जो क्लोरीन है वो दो समस्थानिक के रूप में पाया जाएगा, अभी बता दिया, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U होता है। अभी तो दिखा दिया कि जो क्लोरीन है ये दो समस्थानिकों के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। तो मान लो एक नमूना लिया, उस नमूना में देखोगे कि ये दोनों पाया जाता है कि जो कि 3:1 में होते हैं। किस अनुपात में होते हैं, 3:1। यानी क्लोरीन 35 जिसका द्रव्यमान है वो 3 अनुपात में होगा और जिसका 37 है वह 1 अनुपात में होगा। तो अब बात है कि क्लोरीन का द्रव्यमान जब तुम लोगों को पूछा जाएगा तो 35 लिखेंगे कि 37 लिखेंगे, तो ये गड़बड़ा नहीं जाएगा, कौन सी लिखिएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, एक तुमको दिमाग लगाया और इसमें द्रव्यमान के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, औसत द्रव्यमान को हम लोग
उसमें यूज करते हैं, औसत द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो देखो इसका औसत द्रव्यमान कैसे किया है। तो औसत द्रव्यमान के लिए हम लोगों को यहां पर देख लेना है तुम लोग को कि जो 35 वाला है वह 3 भाग है और जो 37 वाला है वह कितना भाग है, 1 भाग। यानी 75% भाग क्या है तुम्हारा 37 वाला है और 25% भाग क्या है 37 वाला। अरे भाई ये 3:1 हुआ ना, तो 3:35 वाला है और जो तुम्हारा 1 अनुपात वाला है वो 37 वाला है। तो इस प्रकार से इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसको यहां पर मान लो जोड़ दिए, ठीक है ना। तो औसत में क्या करते हैं, इसको जोड़िए देंगे ना, तो यहां पर ये हो जाएगा 105 और +/4 प्लस 37/4 बराबर हो गया 142/4। देखो 7×5 12 के 2 हमें बचा 1 3 और 1 4 और 1 42। यानी कि इस दोनों को हम लोग को क्या करना है, औसत निकाल करके और इसको क्या कर देना है, जोड़ देना। हाँ औसत ही ना निकाल रहे हैं भैया। तो इसको ऐसे करके जोड़ दिया तो ये बराबर हो गया 35.5 यूनिट। इस प्रकार से जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन तुमको अलग एक्स्ट्रा बुक में मिल जाएंगे, उसको तुम यहाँ पढ़ सकते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 है, ऐसा नहीं है। यह तात्पर्य यह बताता है कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें दोनों प्रकार के परमाणु आपको मिलेंगे, जिसका द्रव्यमान 35 वाला भी है और 37 वाला भी है। अनुपात 3 होगा और इसका अनुपात क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होने का औसत द्रव्यमान क्या है, 35.5 यूनिट है, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो समस्थानिकों का अनुप्रयोग भी आया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा, तो इसको याद कर लो। अब कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा समस्थानिकों के उपयोग लिखिए, तो ये 3 पॉइंट एकदम रट लेना है। और दूसरा एक एक क्वेश्चन पूछेगा तो एक एक क्वेश्चन यूज करेंगे। जैसे कि बोले घेंघा के रोग के इलाज के लिए, घेंघा रोग होता है ना जिसमें गर्दन में फूल जाता है, तो उसके लिए किसके समस्थानिक का उपयोग करेंगे, तो बोलेंगे आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। फिर बोलेगा कैंसर के उपचार के लिए किसके समस्थानिक का उपयोग करेंगे, तो आंसर करना कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग करना है। अब देख सकते हो यूरेनियम के जो समस्थानिक हैं उसका उपयोग परमाणु एटॉमिक रिएक्टर में किया जाता है ईंधन के रूप में। तुम जानते ही हो कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी कि यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है और ये बहुत बड़ा सोर्स होता है एनर्जी का। तो इसके बारे में कक्षा 10वीं में पढ़िएगा, अब ये सब पढ़ लीजिएगा जी ना ही ना। अरे 10वीं को लेकर छोड़ दीजिए, तो इसको याद कर लीजिए कि यूरेनियम क्या है। यूरेनियम, हाँ यूरेनियम का क्या यूज है, तो उसका जो समस्थानिक है उसका उपयोग हम लोग एटॉमिक रिएक्टर में करेंगे ईंधन के रूप में। और ये बात कैंसर और घेंघा वाला भी याद कर लीजिए। संभारिक तो मैंने पढ़ा ही दिया। संभारिक क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या एक जैसा और परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, संभारिक कहते हैं। जैसे यहां देखो कैल्शियम दिया हुआ है 20 और तुम्हारा कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन Ar होता है तुम्हारा 18। तो बताओ परमाणु संख्या अलग अलग है, अलग, लेकिन इसका भी 40 होगा और इसका भी 40 होगा। इधर लिख देते, तुमको इधर ही लिखने का ना मन है तो इधर लिख देते, चलो हटा देता हूं मैं। ये हो गया 20 और ये हो गया 18, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, एक जैसा है। ये द्रव्यमान संख्या क्या है बच्चों, एक जैसा है द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। तो द्रव्यमान संख्या इसका भी 40 इसका भी 40, यानी कि एक जैसा है। तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना चैनल में भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाया है। 100 वीडियो को जाकर देख लो, एकदम एनसीईआरटी से टनाटन 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 सारे क्वेश्चंस तुम्हें आसानी से कर लेने हैं। तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले लेकिन एक समान द्रव्यमान संख्या वाले जो परमाणु होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, तो समस्थानिक संभारिक एकदम रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो मिल रहा हूँ जी भैया नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंटवा तो जरूर करिएगा क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।